हाँ दोस्तों, बिहार करंट सीरीज का ये तीसरा वीडियो जो मार्च महीने का है। इससे पहले जनवरी और फरवरी का करंट आ चुका है। तो ये जो पीडीएफ है, ये बीपीएससी मेकर का जो पीडीएफ है, ये आपको इसका अगर पीडीएफ किन लोगों को चाहिए या और करंट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का चाहिए तो उसके लिए आप बीपीएससी मेकर चैनल है, वहाँ पे जाके उस प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारे 1 साल 2 साल तक का करंट अफेयर पीडीएफ फॉर्म में सब। तो वहाँ पे आपको खरीदना पड़ेगा। बाकी ये करंट अफेयर मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने भी इसे ख़रीदा। और बाकी इसका फर्स्ट डिवीज़न इस चैनल पे है, जिन लोगों को ज़रूरत हो, देखने की आवश्यकता हो, देख सकते हैं। मार्च की करंट शुरू करते हैं। हाल ही में 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बताया कि बिहार के किस महान हस्ती को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो वो किया गया है कर्पूरी ठाकुर को। राष्ट्रपति भवन में 30 मार्च 2024 को आयोजित कार्यक्रम में कर्पूरी ठाकुर, एम.एस. स्वामीनाथन, वैज्ञानिक चौधरी चरण सिंह, पी.वी. नरसिम्हा राव को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जबकि लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत ठीक न होने के कारण उन्हें अगले दिन यानी कि 31 मार्च को उनके आवास पर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हाल ही में 24 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व दिग्गज समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई गई। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से 1970 में, दूसरी बार 1977 में। उन्होंने लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी के राजनीतिक गुरु भी थे। एक सेकेंड। हाँ, तो बिहार को मिले पुरस्कार। तो इससे पहले 110 पद्मश्री पुरस्कार, 5 पद्म विभूषण और 17 पद्म भूषण इस बार 112 लोगों को मिला है, जिसमें बिहार को तो सबसे पहले भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को मिला है। पद्म विभूषण बिंदेश्वरी पाठक को मिला है, सामाजिक कार्यकर्ता। पद्म भूषण चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। पद्मश्री अशोक कुमार विश्वास टिकुली कला के लिए। वहीं सुरेंद्र किशोर को साहित्यिक और शिक्षा पत्रकारिता के लिए। राम कुमार मल्लिक को ध्रुपद गायन कला के लिए। वहीं शांति देवी पासवान और शिवम पासवान को मधुबनी या मिथिला पेंटिंग्स में गोल्डन शैली कला के विकास के लिए मिला है। हाल ही में 5 महान हस्तियों को भारत रत्न सम्मानित किया गया, जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर 49वें नंबर पर है, लाल कृष्ण आडवाणी 50वें, पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह 51वें, पी.वी. नरसिम्हा राव 52वें और वैज्ञानिक स्वामीनाथन 53वें। लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद सम्मान पाने वाले तीसरे नेता बने। तो अब तक 53 लोगों को यह सम्मान मिल चुका है। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने करी थी। सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था। इससे पहले 1903 में 3 लोगों को मिला था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। अब तक बिहार के 5 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, जिसमें बिहार विभूति विद्याचंद्र राय 1961 में, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 1962 में, संपूर्ण क्रांति आंदोलन के जनक जयप्रकाश नारायण 1998 में, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2001 में, जननायक कर्पूरी ठाकुर को 2024 में मिला है। हाल ही में खबरों में रहा क्वेश्चन 2। हाल ही में खबरों में रहा दक्ष क्या है? दक्ष का संबंध किस राज्य से है? जो शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों को शिक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया है। तो दक्ष बिहार। पिछले साल दिसंबर 2013 में बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जारी की कमजोर बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए मिशन दक्ष शुरू हुई। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा इन कमजोर बच्चों के लिए विशेष परीक्षा लेने की घोषणा की गई। यह खबरों का विषय है। शिक्षा विभाग के अनुसार यह विशेष परीक्षा स्कूलों में होने वाली सामान्य वार्षिक परीक्षा के बाद ली जाएगी। हालांकि सामान्य वार्षिक परीक्षा में मिशन दक्ष के सभी बच्चे शामिल होंगे। अगर वार्षिक परीक्षा में वह उत्तीर्ण नहीं होंगे तो उनको अगले कक्षा में प्रोन्नति के लिए मिशन दक्ष की विशेष परीक्षा होगी। नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद वर्तमान में सुरेंद्र मेहता को बिहार का शिक्षा मंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 24-25 में महिलाओं को समग्र विकास के लिए जेंडर बजट पेश किया है। बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का कितना प्रतिशत है? तो यह 14%। जेंडर बजट 14% है। बिहार सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए महिलाओं के समग्र विकास के लिए 39,000 करोड़, याद रखें जेंडर बजट जो था वो 39,000 करोड़, समग्र बजट का 14%, 39,000 करोड़ से अधिक राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। महिलाओं पर खर्च होने वाली राशि को लेकर उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानमंडल में जेंडर बजट पेश किया। यह वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल बजट 2,78,425 करोड़ रुपये का लगभग 14% है। बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं की आबादी लगभग 4 करोड़ है, जो कुल आबादी का 48% है।
हालांकि महिला शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में पुरुषों की तुलना में पीछे है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए जेंडर बजट तैयार किया जा रहा है। बिहार वर्ष 2008-9 से ही जेंडर बजट पेश कर रहा है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया है? तो बिहार के 5 कलाकारों का चयन। मार्च 2024 में राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कला के क्षेत्र में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को वर्ष 2022-23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 22-23 के लिए बिहार के 5 कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। इन 5 में कौन कौन है? तो एक लोक गायक है पूर्वी गायन के सम्राट लोक गायक भरत शर्मा व्यास। दूसरे हैं प्रेमलता मिश्रा, मैथिली अभिनय। वहीं डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन जो लोक गायिका है। सीताराम सिंह गायक व संगीतकार है। वह आसिफ अली हैदर खान यह नाट्य लेखक है। इन 5 लोगों को। अगला 5वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने 2 मार्च 2024 को औरंगाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। यहाँ तथा आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का शिलान्यास किया। बताया कि यह बिहार के कितने जिलों से गुजरेगा? तो यह बिहार के 7 जिलों से गुजरेगा। आमस दरभंगा 4 लेन बिहार के 7 जिलों से गुजरेगा। ध्यान रहे 7 जिलों से। यह प्रधानमंत्री मोदी ने 2 मार्च 2024 को औरंगाबाद जिले कहाँ? औरंगाबाद जिले में 21,400 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। इन परियोजनाओं में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजना है। इस दौरान पीएम मोदी ने आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर, दानापुर बिहटा 4 लेन एलिवेटेड और पटना रिंग रोड शेरपुर दिघवाड़ा खंड का शिलान्यास किया। आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली कोलकाता NH-19 पर स्थित औरंगाबाद जिले के आमस से शुरू होकर बिहार, गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा को जोड़ेगी। यही है आमस दरभंगा यही है। तो आमस दरभंगा एक्सप्रेस पे 2024 तक बनकर तैयार होगा। इसे नेशनल हाईवे D-119 के रूप में नोटिफाई किया गया है। आमस दरभंगा हाईवे जो है इसको किस रूप में नामांकित किया गया है? तो नेशनल हाईवे D-119। पहला एक्सप्रेस वे बिहार के 7 जिलों से गुजरेगा। पहला एक्सप्रेस वे है। 4 पैकेज में 2 पैकेज की 2 पैकेज का टेंडर जो है वो फाइनल हो चुका है। 189 किलोमीटर की लंबाई में 6,000 करोड़ का खर्च होगा इस पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा हालिया प्रदान किए गए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत मधुबनी बिहार की गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इन्हें मिला है ग्रीन चैंपियन सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में रचनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें जया किशोरी को सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर सामाजिक परिवर्तन के लिए मिला। वहीं मैथिली ठाकुर को सांस्कृतिक राजदूत किस लिए मिला है? सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर मैथिली ठाकुर को मिला है। सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर मैथिली ठाकुर को मिला है। सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर मैथिली ठाकुर को मिला। वहीं नमन देशमुख को मिला है सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर नमन देशमुख को। बाकी बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी और राज्य के लिए अपने वो इम्पोर्टेंट। राष्ट्रीय चयन पुरस्कार में नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 में जया किशोरी सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर। वहीं पखंती पांडे ग्रीन चैंपियन कीर्ति गोविंदासामी सर्वश्रेष्ठ कहानीकार। गायिका मैथिली ठाकुर को सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर। सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर निश्चय गेमिंग के लिए। सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर नमन देशमुख शिक्षा के क्षेत्र में इम्पोर्टेंट। नमन देशमुख पूछ सकता है, शिक्षा से जुड़ा है, बाकी छोड़ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को किया गया? तो यह भागलपुर में भागलपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन हुआ है, जो 165 करोड़, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 165 करोड़ की लागत से बना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भागलपुर। तो बिहार के भागलपुर जिले के बरारी में 165 करोड़ की लागत से बना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को भारत को उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा किया गया। यह सॉफ्टवेयर डेवलपर और IT के क्षेत्र में काम करने वाला बिहार के युवाओं के लिए बेहतर विकल्प होगा। भागलपुर बिहार का एक जिला है, 9 प्रमंडलों में सबसे छोटा प्रमंडल है।
इसके अंतर्गत 2 जिले आते हैं, भागलपुर और बांका। पिछले वर्ष 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने भागलपुर को स्ट्रीट फूड हब के रूप में चिन्हित किया था। हाल ही में किए गए उद्घाटन अति महत्वपूर्ण बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार पटना में, जिसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया। बापू टावर, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बापू परीक्षा परिसर तो यह पटना के कुम्हरार में उद्घाटन इसका हुआ, और बापू टावर तो यह पटना के गर्दनीबाग में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पटना के गर्दनीबाग में। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस तो यह आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन जगन मोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री ने। वहीं स्वामी नारायण मंदिर तो अबू धाबी में नरेंद्र मोदी ने किया था स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन। सुदर्शन केबल पुल तो सुदर्शन केबल पुल द्वारका गुजरात में नरेंद्र मोदी ने किया। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर तो पटना में नीतीश कुमार ने किया। वहीं सेला सुरंग तो अरुणाचल प्रदेश में, सेला सुरंग इंपॉर्टेंट, सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश, सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश, सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश, यही है हमारा बापू टावर, गर्दनीबाग पटना में बापू टावर। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में मार्च 2024 में बिहार में 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। बताएं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी थी? तो सुरेखा यादव, जो कि महाराष्ट्र की थी। तो केंद्र सरकार ने 10 नए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें बिहार को 2 ट्रेन मिला है। इस 2 ट्रेन में 12 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर इसको वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन कर दिया। बिहार को जो ट्रेन मिला है वो पटना से लखनऊ और लखनऊ से पटना एक हुई, और दूसरा पटना से जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी से पटना दूसरी वंदे भारत ट्रेन। इससे पहले वंदे भारत क्या है? एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। प्रारंभ इसका नाम ट्रेन 18 के नाम से, ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि 18 में यह बनकर तैयार हुआ था वंदे भारत एक्सप्रेस का, लेकिन अब इसे वंदे भारत के नाम से जाना जाता है। ट्रेन 18 का निर्माण अक्टूबर 2018 में हुआ था, इसलिए इसे ट्रेन 18, जिसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया। मार्च 2023 में सुरेखा यादव महाराष्ट्र में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी थी। यह भुसावल से शायद मुंबई के बीच चलाई थी। पहली जो वंदे भारत ट्रेन चली थी 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी वंदे भारत या ट्रेन 18, जो कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। क्या सेमी हाई स्पीड ट्रेन है? वंदे भारत एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। प्रारंभ में ट्रेन 18 के नाम से इसे जाना जाता था, लेकिन अब वंदे भारत के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर 18 में बनकर तैयार हुआ, 15 फरवरी 2019 को इसको लॉन्च किया गया। मार्च में सुलेखा यादव ने इसे चलाया था, पहली महिला लोको पायलट बनी। पहली बार 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच यह ट्रेन चली थी। पूर्व मध्य रेलवे के बारे में, तो पूर्व मध्य रेलवे 18 जोनों में से एक जोन है। स्थापना 8 सितंबर 1996 को हुई थी। मुख्यालय हाजीपुर में। इसके अंतर्गत 5 मंडल शामिल है, सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय, धनबाद। अगला क्वेश्चन, भागलपुर में हालिया आयोजित कवियों के एक सम्मेलन में निम्नलिखित में से किन्हें हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड मिला है किसको? बी नंबर ऑप्शन है राम असरे गोयल को। राम असरे गोयल को किसको? राम असरे गोयल को मिला है। राम असरे गोयल को, राम असरे गोयल को मिला है हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड, हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड। क्वेश्चन, बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ तत्वाधान में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के जाने माने कवियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में समाज सेवी, व्यापारी एवं प्रसिद्ध कवि राम असरे गोयल को हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन, 15 मार्च 2024 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 108 एजेंडों पर मुहर लगी। 108 एजेंडों पर कितने? 108 एजेंडों पर मुहर लगी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक हुआ उसमें कितने एजेंडों पर मुहर लगी? तो 108 एजेंडों पर मुहर लगी। इस 108 एजेंडों में बताएं कि बिहार के किस स्टेडियम को बीसीसीआई को दीर्घकालीन समय के लिए लीज पर दिया गया है? तो इस एजेंडों में एक ये भी था कि बिहार का जो मोइनुल हक स्टेडियम पटना में है उसको बीसीसीआई को लीज पर दे दिया गया है दीर्घकालिक समय के लिए। तो 15 मार्च 2024 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक का आयोजन होता है। 108 एजेंडों पर मुहर लगती है। नीतीश कुमार के गृह जिला राजगीर नालंदा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। भागलपुर एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार किया जाएगा, इन एजेंडों में शामिल है। मोइनुल हक स्टेडियम पटना को बीसीसीआई के दीर्घकालिक समय के लिए दे दिया जाएगा। बिहार के मुख्य शहर के पास अब राज्य टाउनशिप बनाया जाएगा। वहीं बिहार निर्यात प्रोत्साहन 2024 को स्वीकृति दी जाएगी। मोइनुल हक स्टेडियम के बारे में जाने तो मोइनुल हक स्टेडियम पटना बिहार में स्थित है, जिस स्टेडियम में 1996 में क्रिकेट विश्व कप का मैच एक हीरो कप जिम्बाब्वे और केन्या के बीच खेला गया था। हालांकि इस स्टेडियम में 2 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन 15-17 मार्च 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन बोधगया में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका सुंदर आंसर, 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन सा? 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त का आयोजन कहाँ? बोधगया में। 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि बोधगया महाबोधि संस्कृति केंद्र में आयोजित की गई। इसका आयोजन 15 से 17 मार्च 2024 के मध्य हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के
द्वारा दीप को प्रज्वलित यानी जलाकर किया गया। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल थे आज़ादी के बाद के क्रम से। हालांकि आज़ादी के बाद स्वतंत्र प्रभार के दृष्टिकोण से 29 राज्यपाल है और वे गोवा के रहने वाले। इससे पहले वे हिमाचल प्रदेश के 21वें राज्यपाल के रूप में कार्य किए थे। किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, एकदम सही। और यह एक प्रकार से राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, यानी राज्यपाल जो होता है वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। इंपॉर्टेंट है, वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है। किसी भी राज्य में राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है सामान्यतः। वैसे यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, जब मर्जी हटा सकते हैं, ला सकते हैं। संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था अनुच्छेद 153 में की गई है, जबकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत करते हैं। यानी राज्यपाल जो पद है, जो पोस्ट है, उस पोस्ट की व्यवस्था 153 के तहत की गई है और उसकी नियुक्ति यानी पोस्ट के बाद जब नियुक्ति होगी वह 155 के तहत। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसे बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की उम्र चाहिए होती है। और राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम जो है वह मुख्य न्यायाधीश करता है। वह कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं, उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, यानी उस हाई कोर्ट का जो उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश उसे शपथ दिलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बना है परमार रवि मनुभाई। बिहार सरकार के साल 1992 के IAS अधिकारी परमार रवि मनुभाई BPSC के नए अध्यक्ष बने। इससे पहले खनन एवं भूतत्व विभाग में मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे। दरअसल 12 फरवरी 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद को सेवानिवृत्त होने के बाद 19 फरवरी 2024 को BPSC की कमान जो है वह BPSC की कमान किसको सौंपी गई थी? इम्तियाज़ अहमद करीमी को सौंप दी गई थी। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसकी 1 अप्रैल को इसका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। BPSC भारत के संविधान द्वारा बनाई गई एक संस्था है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी, जिसका मुख्यालय रांची में स्थापित किया गया था, लेकिन 1951 में इसका मुख्यालय रांची से पटना ले आया गया। हमारा अगला क्वेश्चन 13 नंबर, 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट के विस्तार के बाद निम्नलिखित में से कौन से बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं? तो सुनील कुमार बन गए नया शिक्षा मंत्री। नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद हाल ही में 15 मार्च 2024 को बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें 2 अन्य विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी दी गई। इन सभी को राजभवन के राजेंद्र मंडपम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कोई भी मंत्री या इस रिलेटेड क्वेश्चन जो है वह अगस्त महीने में ध्यान से देखा जाएगा, क्या कि लेटेस्ट वाला जो होगा वही आंसर होगा। अभी ये बदलते रहेंगे कि इन्हें कौन सा विभाग मिला, ये अगस्त में देखेंगे। अगला क्वेश्चन, आमिर सुबहानी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? तो ब्रजेश मेहरोत्रा। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में 2 मार्च 2024 को 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी ब्रजेश मेहरोत्रा को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब तक वे राज्य के राजस्व व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव थे। उन्होंने आमिर सुबहानी का स्थान लिया। आमिर सुबहानी 30 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन उन्हें 1 मार्च 2024 तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिया था। आमिर 1 मार्च को उन्होंने लिया 1 मार्च को ही ले लिया था, 30 अप्रैल को होने वाले थे। आमिर सुबहानी का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से 1 मार्च 2024 तक रहा। इसके अतिरिक्त 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी चैतन्य प्रसाद को विकास आयुक्त बनाए गए हैं, जबकि वे जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव पद पर तैनात थे। बिहार सरकार की तरफ से जारी नई अधिसूचना के बाद 4 मार्च 2024 से वे प्रभावी हो गए। अपना बिहार, तो बिहार के बारे में जैसे बता चुके हैं कि नेपाल इधर है, यूपी इधर है, झारखंड इधर है और वेस्ट बंगाल इधर है। तो यह वेस्ट बंगाल पूरब में है, ईस्ट में है। नेपाल जो है वह नेपाल नॉर्थ में, उत्तर में नेपाल नॉर्थ में है। यूपी जो वेस्ट में है और झारखंड जो है साउथ दक्षिण में है। तो नेपाल से बिहार की 7 जिला सीमा साझा करती है। 7 जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। और बंगाल से 3 जिला सीमा साझा करती है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो कौन सा जिला नेपाल और बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो वो जिला है किशनगंज, जो नेपाल और बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार बंगाल से सीमा साझा करती है। बाकी झारखंड से तो कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई,
नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, ये 8 जिले झारखंड से सीमा साझा करते हैं, जिसमें से कटिहार जो जिला है यह झारखंड और बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है, कटिहार। बाकी रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण, ये 8 जिले यूपी से सीमा साझा करते हैं, जिसमें से रोहतास जो जिला है यह यूपी और झारखंड दोनों से सीमा साझा करता है। साथ में वेस्ट बंगाल जो जिला है, पश्चिम चंपारण, वेस्ट बंगाल, यह नेपाल और यूपी दोनों से सीमा साझा करता है। बाकी राज्यपाल तो राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी गोरैया, राजकीय पशु बैल, वृक्ष पीपल, फूल गेंदा, खेल कबड्डी, जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, राजभाषा पहला पे एक है, पहला पे हिंदी, दूसरा पे उर्दू। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2 मार्च 2024 को बिहार सरकार ने कहाँ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया? तो यह बरौनी, बेगूसराय में किया। हाल ही में 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय जिले के बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। 9,500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत विकसित यह संयंत्र किसानों को किफ़ायती यूरिया उपलब्ध कराएगा। अक्टूबर 2022 में यहाँ यूरिया उत्पादन शुरू हुआ है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने बेगूसराय के जिला के बरौनी में, कहाँ बरौनी में, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन किया जो 9500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित है और यह संयंत्र किसानों को किफ़ायती यूरिया उपलब्ध कराएगा। अक्टूबर 2022 में यहाँ यूरिया उत्पादन शुरू हुआ है। यहाँ गोरखपुर उत्तर प्रदेश, रामागुंडम तेलंगाना, सिंदरी झारखंड के बाद देश में पुनर्जीवित होने वाला चौथा उर्वरक संयंत्र है। इससे पहले 3 उर्वरक संयंत्र, तो उन 3 उर्वरक संयंत्र के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। गोरखपुर में एक है, रामागुंडम तेलंगाना में दूसरा है, झारखंड के सिंदरी में, और चौथा बिहार के बेगूसराय के बरौनी नामक जगह पे। बरौनी में तेल शोधक कारखाना भी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में करीब 3917 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया। साथ ही देश में पशुधन के लिए डिजिटल डेटाबेस भारत पशुधन राष्ट्र को समर्पित किया और 1962 किसान ऐप लॉन्च किया। तो 2 चीज़ें और की, भारत पशुधन जो राष्ट्र को समर्पित किया और 1962 किसान ऐप। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तो जल पुरस्कार जो कि अभी जैसे कि पहला संस्करण 2018 में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें विजेता महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश था। दूसरा 2019 में, जिसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान इसका विजेता रहा। तीसरा संस्करण जिसका विजेता उत्तर प्रदेश, राजस्थान रहा। चौथा संस्करण जो है वह विजेता मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और आंध्र प्रदेश है। जल का चौथा संस्करण 2022 में जिसका विजेता मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और आंध्र प्रदेश रहा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार का चौथा संस्करण, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य एमपी बन के निकला है। सर्वश्रेष्ठ जिला जो है उड़ीसा का गंजम जिला। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, तो यह ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत भद्रादी कोठागुडेम जिला तेलंगाना का है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय तो चंडीगढ़ नगर निगम। सर्वश्रेष्ठ मीडिया तो हरियाणा की एडवांस वाटर डाइजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम। सर्वश्रेष्ठ स्कूल, तो सर्वश्रेष्ठ स्कूल में है जमियतपुरा प्राइमरी स्कूल मेहसाना, गुजरात के मेहसाना का जमियतपुरा प्राइमरी स्कूल है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग तो बरौनी ताप विद्युत केंद्र, बेगूसराय, बिहार। सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह तो अर्पण सेवा संस्थान, उदयपुर, राजस्थान। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वश्रेष्ठ उद्योग में पुरस्कार मिला है तो बिहार के बेगूसराय के बरौनी ताप विद्युत केंद्र को। हमारा अगला क्वेश्चन, 4 मार्च 2024 को नीतीश कुमार कहाँ बने भारत और एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया? तो पटना में। हाल ही में 4 मार्च 2024 को ज्ञान भवन पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार जलवायु सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान पटना में बने भारत और एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का भी उन्होंने उद्घाटन किया। पटना राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है और इस शोध केंद्र में डॉल्फिन तथा जलीय जीव जंतु पर भी शोध होगा। बिहार सरकार की मांग पर केंद्र सरकार मनमोहन सिंह की सरकार ने 14वें प्रधानमंत्री ने 2010 में गंगाय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया। बिहार में यह डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा, गंडक, कोसी और महानदी में पाई जाती है। राज्य में डॉल्फिन को सॉस भी कहा जाता है और बिहार 1990 से डॉल्फिन के संरक्षण के दिशा में काम लगातार कर रहा है। राष्ट्रीय जलीय जीव जो कि डॉल्फिन है, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिहार की मांग पर मनमोहन सिंह ने इसे 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। तब वे 14वें प्रधानमंत्री के रूप में देश में कार्यरत थे। बिहार में यह डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा, गंडक और कोसी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन किन नदियों में, तो गंगा जो डॉल्फिन मिलता है निम्न में से किन नदियों में मिलता है? ऑप्शन देगा गंगा, गंडक, कोसी और महानंदा। दे देगा 1, 2, 3 सही है, सभी सही है, 1, 2 सही है। तो इनमें से याद रखना है 4 नदी में मुख्य रूप से गंगा डॉल्फिन मिलता है जिसे सोन्स कहते हुए। 4 नदी में एक गंगा है, दूसरा गंडक है, तीसरा कोसी है और चौथा महानंदा है। कौन कौन? गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा जिसे सौंस कहा जाता है।
बिहार 1990 में डॉल्फिन संरक्षण 1990 से डॉल्फिन संरक्षण कर रहा है, ये भी पूछ सकता है। लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन को बचाने की वजह से भारत व एशिया में पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में जो है खोला गया है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में एक पुलिस थाना औसतन कितनी आबादी पर है? तो बिहार में एक पुलिस थाना 1 लाख की आबादी पर है। इस पहले तो और ज़्यादा था। बिहार में अभी 176 पुलिस चौकी है और नया था 176 पुलिस चौकी नया थाना बनने के बाद अब बिहार में औसतन प्रति लाख आबादी पर एक पुलिस थाना है, जो पहले 1.17 लाख की आबादी पर हुआ करता था। और नवीनतम रिपोर्ट की बात माने तो राज्य में थानों की संख्या बिहार में 1212 है और उत्तर प्रदेश में 1526 है। उत्तर प्रदेश की तुलना में बिहार अच्छी स्थिति में है। झारखंड में 606 और बंगाल में 444 थाना है। तो बिहार में थाना बहुत अच्छी स्थिति में, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान औसत कुल 75,000 आबादी पर एक थाना, जबकि वर्तमान में पूरे भारत में कुल 16,671 पुलिस थाने हैं। 75वां गणतंत्र दिवस 2024 में बिहार के 25 अधिकारी व कर्मी इसमें सम्मानित हुए। इसमें गैलेंट्री पुलिस मेडल बिहार 2024, इसमें 25 अधिकारी मिले थे। वहीं कुछ को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी मिला। 75वें गणतंत्र दिवस के 25 अधिकारी, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कम है। बिहार सरकार के नवीनतम घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना अधिकतम कितने रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी? तो अधिकतम 20 लाख रुपए की। बिहार सरकार ने खिलाड़ियों को हाल ही में खेल छात्रवृत्ति देने की घोषणा करी है। नवीनतम घोषणा के अनुसार सालाना अधिकतम 20 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी ताकि खेलों में राज्य के युवा बेहतर प्रदर्शन करे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक हासिल कर सके। खेल विभाग इसका प्रारूप तैयार कर रहा है। बाद में कैबिनेट की स्वीकृति लेने पर इसे लागू कर दिया जाएगा। इसे बिहार खेल छात्रवृत्ति नीति 2024 के नाम से जाना जाएगा। वर्तमान में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के निदेशक कौन बने हैं? रविंद्रन शंकरन। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी, ये जो है एक स्वायत्त संस्था के रूप में अभी इसको मान्यता मिली है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता है और इसके निदेशक इस BSSA के निदेशक कौन है? रविंद्रन शंकरन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गांधी मैदान में निकाली गई 14 विभागों की झांकियाँ, जैसे कि 14 विभागों में एक था नगर विकास एवं आवास विभाग, कबाड़ से कमाल इसका थीम था। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, जिसका थीम था मेडल लाओ नौकरी पाओ। बिहार विधि पटना विभाग, लोक अदालत निःशुल्क सक्षम विधिक सहायता, इसका थीम था। कृषि निदेशालय, जिसका थीम था कृषि उन्नति का आधार। 5वां महिला एवं बाल विकास निगम, जिसका थीम था बिहार के महिलाओं को सिविल सेवा परीक्षा में ऊंची उड़ान। 6ठा जल संसाधन विभाग, जिसका थीम था गया जी डैम। वहीं 7वां मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग पटना, जिसका नशा मुक्ति के 7 साल बेमिसाल थीम था। कला संस्कृति एवं युवा में जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी वर्ष थीम था। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के लिए 50 साल बेमिसाल पटना जू के हो गए, यही इसका थीम था। पर्यटन विभाग इको टूरिज्म और एडवेंचरस स्पोर्ट्स के साथ आया था। जीविका यानी आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा निर्धन परिवार। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में बिहार के विद्यालय की बदलती तस्वीर का वर्णन था। बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, डिजिटल पंचायत, गतिशील पंचायत, श्रम संसाधन विभाग, श्रम से रोजगार तक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया। बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला सबसे कम साक्षर है? तो पूर्णिया। 13 वर्ष पहले 2011 में राष्ट्रीय जनगणना 13 वर्ष पहले 2011 में जो राष्ट्रीय जनगणना हुई थी उसमें बिहार की साक्षरता दर 61.80% थी। कितना? 61.80% राज्य की साक्षरता थी, जिसमें पुरुष 71-20 और महिला 51-50 थी। इंपॉर्टेंट है, राज्य की साक्षरता पूछती है। तो राज्य की साक्षरता 61-80 थी, जिसमें पुरुष 71-20 और महिला 51-50 थी। 11 की जनगणना कह रही है। जबकि राष्ट्रीय औसत को ध्यान में रखें तो 74.04% थी, जो 61-80 से ज़्यादा है, जिसमें पुरुष 82-14 और महिला 65-46 थी। ये 6 डाटा याद करना आवश्यक है। इन आंकड़ों की बात करें तो सबसे अधिक साक्षर जिला रोहतास था, पटना नहीं था। पटना इसमें 2 नंबर पे था। रोहतास की साक्षरता लगभग 73% थी। रोहतास इसमें 1 नंबर पर था 73% और पटना लगभग 70% के साथ 2 नंबर पे था। यानी सबसे अधिक साक्षर जिला रोहतास था और सबसे कम साक्षर जिला में पूर्णिया जो है हमारा था। पुरुष में भी सेम यही था। 11 की जनगणना 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। 11 की जनगणना में पहली बार बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की गई थी। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, जबकि पहली आधिकारिक जनगणना और रेगुलर जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के शासन में शुरू हुई थी। इसे प्रथम समकालिक जनगणना भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, हालिया लिखित पुस्तक नीम का शहद लेखक या लेखिका कौन है, जिसका विमोचन हाल में नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? तो नीम के शहद पुस्तक के लेखक है राजवर्धन आज़ाद। कौन है? राजवर्धन आज़ाद। नीम का शहद के लेखक विधान परिषद व सह नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की रणनीतियों पर मसौदा तैयार कर रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह लक्ष्य रखा गया है 2070 तक। बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कार्बन उत्सर्जन में कमी की रणनीति का मसौदा तैयार किया है, जो 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। इस प्रकार एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय कार्बन उत्सर्जन में बिहार वर्तमान योगदान मामूली है। 2018 में भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 3.3% था, जो राष्ट्रीय औसत 8.8% से काफ़ी कम है। 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 26 का आयोजन कहाँ यूके के ग्लासगो में हुआ था। यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो, यूके के ग्लासगो में हुआ था। उस समय इस सम्मेलन के अध्यक्ष ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री आलोक शर्मा ने किया था। 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अस्थवा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। बताया कि बिहार के किस जिले में। तो अस्थवा रेलवे स्टेशन बिहार के नालंदा में। कौन? अस्थवा रेलवे स्टेशन बिहार के नालंदा में। हाल में नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, किसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नालंदा जिले के बिहार शरीफ में अस्थवा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। यह नालंदा में है, नालंदा बिहार शरीफ में। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, जिसका मुख्यालय है 18 रेलवे जोनों में से एक है। स्थापना 8 सितंबर 1996 को थी। मुख्यालय हाजीपुर बिहार में। इसके अंतर्गत 5 रेल मंडल सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद आती है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में 11 मार्च 2024 को आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में एक जारी रिपोर्ट के अनुसार बताया कि 2022 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2% की वृद्धि हुई है। 2% की, कितने? 2% की वृद्धि हुई है। हाल में जारी 11 मार्च 2024 को बिहार परिवहन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सचिवालय में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद का बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर सड़क सुरक्षा के लिए परिषद एवं विभिन्न स्टेक होल्डर कार्यों की योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। इस बैठक में भाग लिए गए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के अनुसार वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में लगभग 14% एवं मृत्यु 16.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2022-23 की तुलना में सड़क दुर्घटना में 2% की वृद्धि जो है हुई है। NCRB की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2022 में धार्मिक स्थलों के पास सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं जो है वह दर्ज की गई थी। क्वेश्चन 24-24, हाल में किस तिथि को बिहार म्यूजियम पटना नारी शक्ति सम्मान दर्शाने के लिए रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी का आयोजन? तो 9 मार्च 2024 को। अगला क्वेश्चन 25 में, बिहार के 22वें मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल में 7 से 11 मार्च 2024 के कहाँ के दौरे पर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा हो जाता है क्या कि लंदन के दौरे पे थे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 से 11 मार्च 2024 को लंदन इंग्लैंड के दौरे पर गए थे। नीतीश कुमार ने अपनी लंदन यात्रा में 8 मार्च 2024 को साइंस म्यूजियम लंदन का परिभ्रमण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साइंस म्यूजियम लंदन की विशेषताओं की जानकारी ली। यात्रा का उद्देश्य था कि नीतीश कुमार के अनुसार पटना में बन रहे साइंस सिटी को उसी के अनुरूप बनाया जाए, इसीलिए उन्होंने यात्रा करी थी। 26 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 12 से 16 मार्च 2024 तक पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा खोज कार्यक्रम कीर्ति का आयोजन किया गया। प्रतिभा खेल कार्यक्रम कीर्ति का आयोजन किया गया। यह बिहार की राजकीय खेल क्या है? तो कीर्ति का आयोजन किया गया। क्वेश्चन उससे नहीं, क्वेश्चन डायरेक्ट है कि बिहार का राजकीय खेल क्या है। तो राजकीय खेल बिहार का कबड्डी है। बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। और कबड्डी में प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 7 कोर्ट में होते हैं और 5 रिजर्व कोर्ट में होते हैं। कबड्डी महासंघ के हिसाब से कोर्ट का माप 13 मीटर इंटू 13 गुना 10 मीटर का होता है। बिहार के राज्य स्तरीय कबड्डी टीम का नाम जो है वह पटना पायरेट्स है। अखिल भारतीय स्तर की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण 19 से 29 फरवरी तक पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में किया गया। मणिपुर को छोड़कर सिक्किम उसमें शामिल था। इस प्रतियोगिता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की महिला कबड्डी टीम ने कांस्य पदक जीता था। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के 75वें गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकी में मेडल लाओ नौकरी पाओ, मेडल लाओ और नौकरी पाओ क्या है? मेडल लाओ नौकरी पाओ थीम पर आधारित था। उन्हें द्वितीय पुरस्कार मिला था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का चौथे संस्करण का आयोजन, ध्यान रखें, चौथे संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यूनिवर्सिटी के लिए गेम होता है। 19 से 29 फरवरी 2024 तक हुआ। कहाँ? असम के गुवाहाटी में। शुभंकर अष्टलक्ष्मी था। मेजबान 7 पूर्वोत्तर भारतीय राज्य, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड, त्रिपुरा था। इसमें मणिपुर नहीं है। यानी 7 सिस्टर्स में से 6 तो है, लेकिन एक मणिपुर इसमें नहीं है शामिल। मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। और मणिपुर की जगह पे एक राज्य
7 के 7 तो है, लेकिन मणिपुर का जगह यहाँ पे सिक्किम ने ले लिया है। ध्यान रखें 7 सिस्टर में से 6 राज्य और 1 सिक्किम, इतने जगहों पे इसका आयोजन हुआ था। तालिका में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 1 पे था, जिसमें 32 गोल्ड, 18 सिल्वर और 21 ब्रांज, यानी कि 32 सोना, 18 चांदी, ब्रॉन्ज, सिल्वर, रजत जिसको बोले, और 21 ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य जिसको बोले। कुल 71 पदक के साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 1 नंबर पे आया। कौन था? 1 पे आया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, हमारा 1 पे आया। 2 पे 42 पदक के साथ, लेकिन 20 गोल्ड है, इसलिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 2 पे आया। जबकि 51 पदक है, लेकिन गोल्ड मात्र 12 है, इसलिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 3 नंबर पे आया। तो गोल्ड के हिसाब से रैंकिंग इसमें दी जाती है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी 1 मात्र पदक, वो भी ब्रॉन्ज में, कांस्य में, और 1 पदक कुल, वो भी कबड्डी में, तो इसलिए इन्हें 115 नंबर का स्थान मिला। अगला क्वेश्चन, 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद निम्नलिखित में से कौन बिहार के नए कृषि मंत्री बने हैं? तो मंगल पांडे। ये सब मंत्रालय जो है अगस्त में देखेंगे। बिहार के किस जिले में खुशी कुमारी ने हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल वीमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया था? तो पटना की। हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल वीमेंस लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दानापुर पटना की खुशी कुमारी ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। उन्होंने 55 किलोग्राम जूनियर कैटेगरी में यह उपलब्धि हासिल की थी। 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट के विस्तार के बाद सुरेंद्र मेहता को बिहार में खेल मंत्री बने हैं। बिहार आज खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन हैं। भारत की पहली किसान रेल 8 अगस्त को देवलाली महाराष्ट्र दानापुर बिहार के बीच ही चली थी। खेल से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व, तो बिहार के खेल मंत्री जो है वो सुरेंद्र मेहता है। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन है। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में निकाली गई कुल 14 झांकियों में से बिहार आज खेल प्राधिकरण की झांकी मेडल लॉ नौकरी पाओ थीम के आधार के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। एक स्वायत्त संस्था के रूप में बिहार आज खेल प्राधिकरण 25 मार्च 2023 को कानूनी मान्यता मिल चुका है। बिहार का राजकीय खेल जो है वह कबड्डी है। हमारा अगला क्वेश्चन चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में बिहार गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो यह किया है प्रत्यय अमृत को। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने हाल में वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी प्रत्यय अमृत को बिहार गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है। दरअसल चुनाव आयोग के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह विभाग के पद डॉक्टर एस सिद्धार्थ को हटाया गया था। IAS प्रत्यय अमृत बिहार के गोपालगंज जिले के निवासी है। क्वेश्चन अच्छा है कि प्रत्यय अमृत कहाँ के है? गोपालगंज जिले के निवासी है, जिन्हें अभी नियुक्त किया गया है। 2 मार्च 24 को 1989 बैच के प्रशासनिक सेवा यानी IAS अधिकारी ब्रजेश मल्होत्रा बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। साथ में हाल ही में बिहार के गृह विभाग की जिम्मेदारी नीतीश कुमार के पास है। हाल ही में नई सरकार के गठन के बाद 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके अतिरिक्त 2 उप मुख्यमंत्री बने, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। हमारा अगला क्वेश्चन 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसमें यह किस राज्य के लिए राजकीय पक्षी है? तो राजकीय पक्षी बिहार का है गौरैया। प्रत्येक वर्ष विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उसके संरक्षण के लिए मनाया जाता है। ये पहली बार गौरैया दिवस 2010 में मनाया गया था। इस वर्ष गौरैया दिवस 2024 का जो थीम था गौरैया उन्हें ट्वीट का मौका दे, और 2023 का थीम था आई लव स्पैरो। 2023 का थीम था आई लव स्पैरो। 2024 का थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछने की पूरी संभावना है, उन्हें ट्वीट का मौका दे। बिहार के कुछ जैसे पक्षी गौरैया है, राजकीय पशु में बैल है, वृक्ष में पीपल है, फूल में गेंदा है, मछली में देसी मांगूर है, और चीन में 2 स्वास्तिक के बीच एक बोधि वृक्ष है। हाल ही में बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया। बताएं कि बिहार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 1912 में बिहार बारहवें राज्य के रूप में स्थापित हुआ था, बिल्कुल सही बात है। 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा बना, ये भी सही है। 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ, बिल्कुल सही है। बिहार दिवस 2024 का थीम था जल जीवन हरियाली, ऑटोमेटिक ये तीनों सही है, तो ये गलती होगा। और बिहार दिवस का थीम जल जीवन हरियाली, वैसे भी मैच नहीं करा है। बिहार दिवस यानी बिहार स्थापना दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में 112वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस वर्ष का थीम विषय जो था 111वां बिहार दिवस 2023 का थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। 110वें बिहार दिवस का थीम था जल जीवन हरियाली, 110वें का थीम था जल जीवन हरियाली। राज्य सरकार के द्वारा बिहार दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन 2010 में किया गया था। 2012 में बिहार का शताब्दी स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार सरकार ने हाल ही में, अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने हाल ही में कितने जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की स्वीकृति दी है तथा राज्य के कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो सभी 38 जिला में, सभी 38 जिला में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी अच्छा है कि कितने जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र। कोई सोचेगा 2, 4, 5, 9, 18 हो सकता है, सभी जिलों में तो नहीं होगा, लेकिन सभी जिलों में इसका आंसर हो रहा है
और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कलाकारों को सुयोग्य शिक्षकों के द्वारा शास्त्रीय नृत्य, संगीत और वाद्य यंत्र अन्य संबंधी विषयों के प्रशिक्षण के लिए गृह जिला में ही मिल सके, इसके लिए राज्य ने सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा करी है। यह योजना 2024-25 से प्रारंभ होगी, जिसके लिए 10,86,80,00,000 रुपये की प्रशासनिक व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। हालांकि इसके अलावा 2025-26 में भी 9,34,80,00,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली की वज्जी संघ के लिच्छवी की प्रसिद्ध राज नृत्यंगना थी, नगर वधु के नाम से विख्यात थी। यह कहा जाता है कि आम्रपाली अत्यंत सुंदर थी, जो भी उसे एक बार देखता वह मुग्ध हो जाता। बौद्ध संगति, तो बौद्ध संगति का आयोजन, तो पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप उपाली की अध्यक्षता में हुआ था पहली बौद्ध संगति। तो यह राजगिरी में हुआ था। कहाँ? राजगिरी में। तो क्वेश्चन यहाँ से कई बन गए। पहली बौद्ध संगति कहाँ आयोजन? 483 ईसा पूर्व में, जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे, उसी वर्ष पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। तो पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजगीर में। कहाँ? राजगीर में। राजा कौन था उस समय मगध का? तो मगध पर अजातशत्रु का शासन चल रहा था, अजातशत्रु के शासनकाल में। और इस पहली बौद्ध संगति को नेतृत्व किसने किया? इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की थी इनके बुद्ध के एक बहुत अच्छा शिष्य था, आनंद और उपाली, 2 शिष्य था। तो उपाली ने इसकी अध्यक्षता की थी, महाकश्यप उपाली ने इसकी अध्यक्षता करी थी। उसके बाद होता है दूसरा बौद्ध संगति, ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व यानी BC में। पहला बौद्ध संगति राजगीर में आयोजित होता है, दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में आयोजित होता है। और वैशाली में उस समय शासन चल रहा होता है कालाशोक का, यानी अजातशत्रु हड़ेक वंश का शासन समाप्त हो गया रहता है, उसके बाद कालाशोक का शासन होता है। कालाशोक के शासनकाल में दूसरे बौद्ध संगति का आयोजन 383 BC में, यानी कि ईसा पूर्व में, सबकामी या सवाकामी की अध्यक्षता में। किसमें? सवाकामीर या सर्वकामी की अध्यक्षता में, दोनों नाम आ जाता है। सर्वकामी या सवाकामीर की अध्यक्षता में दूसरे बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में होता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछता है बौद्ध धर्म से। तीसरे बौद्ध संगति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में, कहीं कहीं 247 BC मिलेगा, कहीं कहीं 250 BC मिलेगा, मोटा मोटी 250 BC, 250-51 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन होता है। और यह स्थान कहलाता है पाटलिपुत्रा। पहले राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा। उस समय भारत पर मगध पर शासन चल रहा था महान शासक मौर्य वंश के शासक अशोक का। तो अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन होता है। इसकी अध्यक्षता करता है मोगलीपुत्तम तिस्सा। कौन? मोगलीपुत्तम तिस्सा इस बौद्ध संगति का आयोजन अध्यक्षता करता है, जिसका आयोजन अशोक ने करवाया था पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में इसमें करवाया था। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन, तो वो सब बौद्ध संगति BC में हुआ था, BC में सारे ईसा पूर्व में हुए थे, सारे ईसा पूर्व में। और यह एकमात्र बौद्ध संगति जो ईस्वी में हुआ, यानी कि 1 ईस्वी के 72 साल बाद, यानी कि 72 ईस्वी में। वह सब 1 ईस्वी से पहले की घटना है या 1 ईस्वी के बाद, यानी 72 ईस्वी में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन होता है। इस समय राजा होता है कनिष्क के शासन, कुषाण शासक। कनिष्क जो था वह कुषाण वंश का विख्यात महान शासक था। तो कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में चौथे बौद्ध संगति का आयोजन 72 ईस्वी में होता है, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्ष इसमें होते हैं अशुघोष की उपाध्यक्षता में और वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 कृषि विज्ञान वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया कि वर्तमान बिहार में कौन सा कृषि रोड मैप संचालित हो रहा है? तो बिहार में चौथा कृषि रोड मैप चल रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। हाल ही में 15 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 कृषि ज्ञान वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कितने? 4 कृषि ज्ञान वाहन को, और 20 विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। चौथा कृषि रोड मैप है, इसमें 4 कृषि ज्ञान वाहन को भेजा गया। 20 विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ हुआ। 15 मार्च को यह शुरू हुआ। और चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से किया गया था, जिसके तहत62 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2028 के बीच कृषि विभाग समेत 12 विभिन्न विभागों के विकास कार्यों के लिए लगभग 1,62,268.78 करोड़ रुपये खर्च करेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो टाइम पीरियड है वह 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028, यानी 23 से 28, 5 साल याद रखिएगा। 1 अप्रैल चौथा कृषि रोड मैप का टाइम पूछ देगा, टाइम पीरियड 22 से 27, 20 से 25, तो 23 से 28 याद रखना है। 2023 से 28 1,62,268.78 करोड़ रुपये की लागत
हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर 2023 को बापू सभागार में पटना में चतुर्थ कृषि रोड मैप की अनौपचारिक तौर पर लॉन्च किया था। 2028 तक यह संचालित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अनाजों में सर्वाधिक उत्पादन के लिए केंद्र सरकार ने बिहार को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार, यानी बिहार को अभी तक 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। बिहार कृषि रोड मैप को एक नज़र देखें तो बिहार कृषि रोड मैप, पहला कृषि रोड मैप 2008 में लागू हुआ। बीज उत्पादन के साथ किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर दिया गया। यानी पहले कृषि रोड मैप में क्या किया गया? पहले कृषि रोड मैप में किया गया कि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। बीज उत्पादन के साथ किसानों की उत्पादकता, यानी बीज के उत्पादन, अच्छे बीज आए और इससे किसानों की उत्पादकता बढ़ी, इस पर जोर दिया गया और यह लागू हुआ 2008 ईस्वी में। दूसरा कृषि रोड मैप बन के आया ठीक 4 साल बाद 2012 में, जिसमें किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने पर ही जोर दिया गया। तीसरा कृषि रोड मैप बन के आया 2017 में, यानी 8 के 4 साल बाद 12, फिर 5 साल बाद 17। तो पहले 4 साल बढ़ता है, फिर 5 साल बढ़ता है, फिर 6 साल बढ़ा है। पहले 4, 5, 6, यानी 2008 के बाद 12 में आया, 12 के बाद 5 साल 17 में आया, 17 के बाद 6 साल बाद 23 में आएगा। तो तीसरा कृषि रोड मैप ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक पर ध्यान दिया, कृषि बिजली से जोड़ा, मत्स्य और दूध उत्पादन पर भी इसमें जोर दिया गया। तो किस कृषि रोड मैप में दूध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, इन सभी पर जोर दिया गया। तो बिजली, कृषि बिजली को ध्यान में रखा गया। तो यह तीसरे कृषि रोड मैप 2017 में लागू हुआ। उसमें अगला आया चौथा कृषि रोड मैप जो 2023 में लागू हुआ, जिसमें मोटे अनाज को ध्यान में रखकर दलहन तिलहन की उत्पादकता पर जोर दिया गया। मोटे अनाज, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस कृषि रोड मैप में मोटे अनाज को ध्यान दिया गया, दलहन तिलहन को ध्यान दिया गया, यानी तिलहन तेल दलहन को ध्यान दिया गया और उत्पादकता पर जोर देने की बात कही गई। तो ये चौथा कृषि रोड मैप जो 23 से 28 तक चलेगा। किस कृषि रोड मैप में ऑर्गेनिक खाद, कृषि बिजली, मत्स्य और दूध उत्पादन पर जोर दिया गया? तो वो तीसरा कृषि रोड मैप था। क्वेश्चन भारी, यहाँ से बहुत भारी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अभी आसान लग रहा है लेकिन एग्जाम हॉल में यह क्वेश्चन भारी के रूप में आ सकता है। बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक उत्पादन के लिए कृषि कर्मण अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? कृषि कर्मण पुरस्कार, जो बिहार को 5 बार मिल चुका है। 5 बार। सबसे पहले 2011-12 में चावल के लिए मिला था, 2012-13 में लगातार मिला था गेहूं के लिए, 11-12 के बाद 12-13 में चावल गेहूं के लिए सीधा मिला। फिर 15-16, 16-17 और 17-18 लगातार 3 साल मिला। 15-16, 16-17 और 17-18 में लगातार 3 साल मिला। तो सबसे पहले 11-12 और 12-13 में, 11-12 और 12-13 में, तो 11-12 में चावल के लिए, 12-13 में गेहूं के लिए। 15-16 और 16-17 दोनों साल मक्का के लिए, फिर 17-18 में गेहूं के लिए। तो 11-12 में सब चावल से शुरू करेंगे और गेहूं पे ख़त्म करेंगे, चावल से शुरू करेंगे गेहूं पे ख़त्म। तो 11-12 में चावल के लिए, 12-13 में गेहूं के लिए, फिर 15-16 और 16-17 में मक्का के लिए और 17-18 में गेहूं के लिए। हमारा 34 नंबर का अगला क्वेश्चन, 30 मार्च 2024 को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 के लिए पटना पुलिस में कार्यरत बिहार के किस लड़की का चयन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है? तो उस लड़की का नाम है अंजलि कुमारी। टेंशन में सब चल गए। आज का प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2024 को औरंगाबाद में आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर शिलान्यास किया। बताएं कि यह कितने जिलों से गुजरेगा? आप लोग पढ़ चुके हैं, बताएं कितने। 2 जिला तो हम ऐसे ही काट दिए, 2 जिले हैं, बताएं कि कितने जिलों से गुजरा है, कमेंट कर दें। अगले वीडियो में आते हैं अप्रैल का करंट अफेयर लेके।